कि यहाँ हर ओर चेहरों की चमक जब भी है मिलती मुस्कुराती है, यहाँ पाकर इशारा जिंदगी लंबी सड़क पर दौड़ जाती है। सुबह का सूर्य थकता है तो खंभों पर चमक उठती हैं शामें, यहाँ हर शाम प्यालों में लचकती है, नहाती है। दुख ठिकाना ढूंढता है, सुख बहुत रफ्तार में है। माँ, मगर वो सुख नहीं है जो तुम्हारे प्यार में है। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। और एक जमाने में हमारे देश के इतिहास में जो साहित्यकार होते थे तो वे पत्रकार भी होते थे। और आज के दौर में बदलाव आ रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पत्रकार भी हैं तो साहित्यकार भी हैं। आज ऐसे ही एक खास मेहमान से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं अपने कार्यक्रम साहित्य आजकल। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज। लेखक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, कितनी उपाधियों से निखिल आनंद गिरी जी को संबोधित किया जाए ये आप खुद तय कर लीजिए, क्योंकि मेरा और उनका तो बहुत पुराना परिचय है। एक न्यूज चैनल में हम लोग साथ में काम किया करते थे। और पहली बार जो मैंने उनके टैलेंट को परखा है तो वो ये है कि मुझे ये लगता था कि वो बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा वो जो है वॉइस ओवर करते हैं, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। लेकिन अभी हाल ही में जब मैंने उनकी पुस्तक पढ़ी तो पता चला कि वो बहुत ही अच्छे काव्य रचनाकार भी है। बहुत बहुत स्वागत है निखिल जी आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणेश भाई, बहुत दिन बाद हम मिल रहे हैं और इस मंच से मिल रहे हैं। तो अब मैं बिल्कुल। आपके सभी दर्शकों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और जिस किताब की बात कर रहे हैं मैं सबसे पहले उसकी झलक आपको दिखला दूं। इस किताब का नाम है इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी। और ये नई किताब प्रकाशन से आई है, अभी हाल ही में, एक हफ्ता भी नहीं हुआ। और दोस्तों का काफी बढ़िया साथ मिल रहा है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करता हूँ कि आपने इस सेशन को रखा। बिल्कुल, हम इस किताब पर तो बिल्कुल चर्चा करेंगे ही अपने इस कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके बचपन के दिन, स्कूल कॉलेज के दिनों की तरफ आपकी यादें तारोताजा करना चाहता हूँ। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि आप तो, जिसको कहते हैं ना, एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो स्कूल के जमाने से ही आपको कविताएं लिखने का शौक था। पहली बार आपकी जब कविता छपी एक स्थानीय न्यूज़पेपर में और आपके पेरेंट्स को पता चला, घर वालों को पता चला, कि तो उनको ये लगा कि अरे वाह, मेरा बेटा तो बहुत ही प्रतिभाशाली है। लेकिन इसके बाद भी वो आपको डॉक्टर या इंजीनियर, जो कि एक ट्रेडिशनल माइंडसेट होता है हमारे यहाँ के पेरेंट्स का, वही आपको बनाना चाहते थे। फिर आपने कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि नहीं, डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा भी कैरियर के ऑप्शन है? कुछ उससे बचपन से जुड़ी हुई यादों के बारे में बताइए। बड़ा ही एक भावुक सा सवाल कर दिया है। इसमें कई सारे सवाल हैं, कई सारे शेड्स हैं। और बड़े मजे की बात यह है कि हम जब बात कर रहे हैं, ठीक इससे 1 घंटे पहले अभी घर से फोन आया कि तुम्हारी किताब जो है, जिसकी पहली कॉपी मैंने उनको डिलीवर कराई है घर पे, जो बिहार में अभी मेरे माता पिता रह रहे हैं। मेरी माता पढ़ना जानती नहीं है, लेकिन पहली बार जब अभी उन्होंने उन्होंने फर्स्ट टाइम अभी देखा होगा कि अच्छा, बेटे की कविता की पुस्तक आ गई। बचपन से देखा तो था कि कभी तकिए के नीचे, कभी यहाँ वहाँ छिपा कर कविताएं लिखते थे, मगर पहली बार कोई पुस्तक आई है और उस किताब का नाम है इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी। तो अभी अभी उनका फोन आया थोड़ी देर पहले। और आप सही कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि डॉक्टर इंजीनियर बने, जैसा कि हमारे यहाँ ये बहुत ही कॉमन, कोई नई बात नहीं है। उनके पास दो ही सपने होते ही हैं, या तो फिर अभी यूपीएससी की जो दौड़ है, या तो वो बने या बने। मेरा ये तय था कि मैं अच्छा इंजीनियर तो नहीं बन सकता, लेकिन मुझे लगता था कि हाँ, समाज के लिए कुछ करना है। और शब्दों के जरिए, चूंकि लिखने पढ़ने का शौक था और मुझे लगता था कि मैं ठीक ठाक लिखता हूँ या बोलता हूँ। तो बचपन में तो मेरे शौक अजीब थे। मुझे तो ऑर्केस्ट्रा में जो लोग गांव में हमारे आते थे और जो माइक पे जब बोलते थे, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मुझे ये वाला बनना है, मुझे प्रेजेंटर बनना है यहाँ का। या फिर जब रेलवे में अनाउंसमेंट्स होती थी हमारे यहाँ खराब खराब, तो मुझे लगता था कि नहीं नहीं, मुझे रेलवे का अनाउंसर बनना है। फिर जब क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो पे सुनते थे, तो मुझे लगता था कि क्रिकेट की कमेंट्री करनी है। इस बीच में कविताएं कहीं कहीं से पढ़ते रहे, लिखते रहे, तुकबंदियां करते रहे।
तो ये शौक छिपा-छिपा ही रहा, 2 कमरे का घर था हमारा और उसमें 4 भाई-बहन रहते थे, तो कविताएँ कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ जैसी लगता था, कोई बारूद या बम छिपा के चल रहे हैं। कुछ लिखा तो उसको फिर तकिए के नीचे छिपा लिया, कभी पकड़े गए। इस तरह से सफ़र शुरू हुआ और आज अच्छा लग रहा है कि इसी की वजह से ये मेरा फ़िक्स्ड डिपॉज़िट है जिस तरह से, और इसकी वजह से हम दोनों बात कर पा रहे हैं और बिल्कुल, आपके बिल्कुल सही कह तमाम जो रहे हैं श्रोता आप। हैं वो सुन और पा रहे मुझे हैं। लगता है कि इसी एक भूमिका बन गई ताकि आपकी हुँ, प्रतिभा लगातार उस प्रतिभा का परिमार्जन होता रहे। आपकी प्रतिभा बिखरने ना पाए बल्कि निखर जाए, इस दिशा में आप लगातार कार्य करते रहे। और मुझे एक तारीख याद आ रही है 2008 की, और अप्रैल का शायद महीना था, वो 7 अप्रैल थी। आपका इंटरव्यू एक रेडियो स्टेशन पर गया था और काव्य पाठ भी हुआ था और काफी वो चर्चा में था। और मैं, आप तो अच्छे से जानते हैं, मैं भी आपका सहयोगी रह चुका हूँ, हम दोस्त हैं। उस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था या इतना पॉपुलर नहीं था जितना आज की तारीख में है। तो मैं ये चाहूंगा कि 7 अप्रैल 2008 को जो आपका इंटरव्यू और काव्य पाठ डैलास अमेरिका के एफएम स्टेशन रेडियो सलाम नमस्ते के कवितांजलि प्रोग्राम के लिए हुआ था। उस कार्यक्रम से कैसे आपका जुड़ाव हुआ, कैसे आपसे उन लोगों ने कांटेक्ट किया, और उस कार्यक्रम से जुड़ी कुछ यादें हमारे दर्शकों के लिए बताइए। और ब्लॉगिंग ने हमको एक नया प्लेटफ़ॉर्म दिया। कई सारे लोग जो अनजान थे, जानकर थे, उन तक हमारी कविताएँ पहुँचती थी। उन्हीं की किसी को दोस्त, नाम याद नहीं आ रहा है, जो रेडियो डलास में वहाँ काम करते थे। उनका फ़ोन या मेल आया कि हम आपका इंटरव्यू करना चाह रहे हैं क्योंकि आपकी कविताएँ अच्छी लगती हैं। तो आप जिस इंटरव्यू की बात कर रहे हैं शायद उन्होंने अब लिया था, और सुबह तड़के अमेरिका के हिसाब से समय रहा होगा। सुबह साढ़े 6 या 7 बजे के आस-पास मुझे जगना पड़ा और वो इंटरव्यू दिया था। बहुत ही रोचक इंटरव्यू था। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको याद दिलाने के लिए। बिल्कुल, तो हमने इसीलिए आपको याद दिलाया है कि कुछ पुरानी यादें तरोताजा कर ली जाएं। तो क्या आपको अभी कुछ याद है कि उस इंटरव्यू के दौरान आपने कौन सी कविता का पाठ किया था? अगर वो थोड़ा सा दोहरा सकें हमारे आज के दर्शकों के लिए, क्योंकि कहाँ 2008 और कहाँ 2022। तो अगर किसी ऐसी कविता की चंद लाइनें आप सुनाएं, इसके बाद हम आपकी पुस्तक पर आते हैं। मतलब ठीक-ठीक तो याद नहीं, लेकिन मुझे याद है कि उस समय तुकांत कविताएँ लिखा करता था ज़्यादा और कुछ गज़लें लिखा करता था। एक माँ पर कविता बहुत फ़ेमस थी उस समय। मैंने माँ पर एक कविता पढ़ी जो उस समय बहुत प्रचलित थी कॉलेज के दोस्तों के बीच, चूँकि हम सब बाहर से आए थे अपने-अपने गाँव शहर से। तो दिल्ली का चित्रण था, मैं फिर से पढ़ता हूँ कि यहाँ हर ओर चेहरों की चमक जब भी है मिलती मुस्कुराती है, यहाँ पाकर इशारा ज़िंदगी लंबी सड़क पर दौड़ जाती है। सुबह का सूर्य थकता है तो खंभों पर चमक उठती हैं शामें, यहाँ हर शाम प्यालों में लचकती है, नहाती है। दुःख ठिकाना ढूँढता है, सुख बहुत रफ्तार में है, माँ मगर वो सुख नहीं है, जो तुम्हारे प्यार में है। क्या शायद ये बात कविता है। रही होगी, मुझे याद नहीं आ रहा, और कोई कविता अगर आपको याद हो? जी, शुक्रिया। जी, जी, बेहतरीन, बेहतरीन आपने बात कही। अब हम मैं फिर से थोड़ा-सा आपको बीते हुए दौर पे लेके चलता हूँ। प्रभात खबर आपका बहुत ही मनपसंद अखबार हुआ करता था और शायद आज भी होगा। तो वहाँ पर आपने जो है नौकरी भी की है, और शायद पत्रकारिता के प्रति जो आपका एक जुनून था, वो प्रभात खबर में काम करते हुए वो डेवलप हुआ। बाद में आप टीवी पर भी आए, हिस्ट्री टेलीविज़न पे भी रहे। मेरा सवाल ये है कि उसी दौरान आपने, जब पढ़ाई कर रहे थे ग्रेजुएशन के दौरान, एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और वो डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी है, बहुत ही अच्छी है। और चूंकि उस समय आप पढ़ रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्री का नाम था ऑन द एज। और वो एक जमशेदपुर जो आपका जिस शहर है, उसके एक चूना भट्टी बस्ती पर आधारित थी। तो ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का जो आपका पहला एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? उसकी से जुड़ी यादें के बारे में बताइए। मतलब मैं बार मेरे रोएँ खड़े हो जा रहे हैं, आपके सवाल इतने जेनुइन हैं और इतने आदरणीय हैं कि मैं बस बता रहा हूँ कि आपके जो स्टूडेंट होंगे, जो भी ये देख रहे हैं, उनको समझना चाहिए कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी पड़ती है, वो ज़रूर समझना चलिए, शुक्रिया, आपको हमारे सवाल पसंद आ रहे हैं, चाहिए। अच्छे आ रहे हैं। और वैसे भी जब हम किसी गेस्ट को लाइन अप पत्रकार करते हैं तो हमें उसके बारे में पढ़ना और समझना चाहिए। और ये मुझे लगा कि आप तो, आपके हाँ, व्यक्तित्व के बहुत से ये पहलू हैं, इसलिए मुझे लगा सिर्फ आपकी किताब पर ही बात न की जाए, आपके व्यक्तित्व के सारे पहलुओं पर बात की जाए, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा। 2005 की बात होगी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, और उस वक़्त ऐसे ही घूमा करते थे अलग-अलग, चूँकि जागरण में मैं नौकरी करना करना शुरू कर चुका था। फर्स्ट ईयर में जब पढ़ाई करता था तो साथ-साथ सेकंड हाल्फ बिल्कुल खाली होता था। तो मुझे लगा कि कुछ काम ही कर लेना चाहिए। तो जागरण उस समय आधे पेज का एक ब फीचर पेज देता था, और
उसपे उस कॉलम का नाम था दर्द बस्ती का, तो हम जमशेदपुर की बस्तियाँ घूमा करते थे। तो वहाँ पर टाटा नगरी और टाटा का जो मेन जहाँ पे कंपनी का दरवाज़ा होता था, उसके ठीक सामने एक बड़ी अच्छी बस्ती थी। तो वहाँ हम जाया करते थे और वहाँ उसको चूना भट्टा बस्ती कहते थे। और वहाँ पर जाके देखा हमने कि वो, तो मुझे लगा कि उनका दर्द, और जो टाटा के जो कचरे वाली जो ट्रेन होती है, जो अंदर से जो वो चूना और बाकी कोयले की छाल जो निकाल के ले जाती है, वो उस बस्ती से गुज़रती थी और उन इन बस्तियों का, बस्ती वालों का गुज़ारा उसी उसी ट्रेन के अंदर जो मटीरियल होता था, उसके 1/4 जो थोड़ा बहुत जो रेसिडुअल बचता था, उससे होता था। तो मुझे बड़ा, और कभी उनकी टाँग टूट गई, वो चलती ट्रेन है, वो इल्लीगल काम है और उसमें वो चढ़े-उतरे, उसी से उनका काम चलता था सारा कुछ। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा कि अगर इसको शूट कर पाएँ, क्योंकि लिखने में आप ये चीज़ बयाँ नहीं कर सकते जो मैं बता रहा हूँ। और उस समय कैमरे, आज तो चूँकि सारे अच्छे डिजिटल डीएसएलआर आ गया, उस समय शादी वाले बड़े कैमरे हुआ करते, यूमेटिक टेप से हम तब एसवीएचएस या वीएचएस पे आए थे। हमारा जो टेप का साइज़ बड़ा हुआ करता था। तो हमने कॉलेज से रिक्वेस्ट किया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे जमशेदपुर के करीम सिटी कॉलेज के जो फैकल्टी मेंबर्स थे उस समय, खुर्शीद हसन साहब थे, नेहा तिवारी मैडम थी, सिकंदर साहब थे। तो उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने जुनून देखा अपना, और हमारी पूरी टीम तैयार हुई और उस कैमरे से, महँगे कैमरे से, बहुत ही कड़ी धूप में हमने 3-4 दिन शूट किया और अच्छा-सा फिर वॉइस ओवर किया और जो कर सकते थे फिर उसको कुछ फेस्टिवल्स में भेजा, कई जगह चली भी। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा वो ऑन द एज। अब मैं आपकी जो पहली काव्य संग्रह आई है, जिसका शीर्षक आप देख सकते हैं, मैंने अपने मोबाइल पे भी रखा है। इस कविता में प्रेमिका भी आनी थी। जब मैंने इस शीर्षक को पढ़ा तो मुझे लगा ये शीर्षक लीक से हटकर है। मतलब बहुत ही डिफरेंट टाइप का जो है एक टाइटल है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपकी इस टाइटल को रखने का विचार पहली बार कब आया, कैसे आया, और इसका क्या आपके व्यक्तिगत जीवन से भी कुछ लेना देना है, और क्या इस कविता संग्रह को पढ़ने के बाद इस पर सच में वो प्रेमिका आई भी है या नहीं? दिनों का, या मेरे जो 10 साल पुराने दिनों का, ये मेरी प्रतिनिधि कविता का पहला शीर्षक होना चाहिए। जी। अच्छा, एक बात ये भी कही जाती थी पुराने ज़माने में कि जितने भी बड़े साहित्यकार रहे हैं वो पत्रकार भी रहे हैं, और आज के दौर के पत्रकारों का साहित्यिक ज्ञान कितना है ये आप अच्छे से जानते ही हैं। तो मेरा सवाल ये है, बिल्कुल ही क्योंकि आप, आपकी जो पहुंच है, जो आपकी पकड़ है, जो आपका नॉलेज है, वो दोनों ही फील्ड में है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि आज के दौर में साहित्यिक पत्रकारिता की क्या दशा और दिशा आप देखते हैं? मैं फ़िलहाल दिल्ली मेट्रो के कॉर्पोरेट, मतलब पीआर विभाग में काम करता हूँ, और मुझे लगा कि किताब जब आएगी तो बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मैं चूँकि पीआर में 5, 6, 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो आसान होगा, क्योंकि मैं कई सारे पत्रकार मित्रों को जानता हूँ और वहाँ पे आसानी से इसकी चर्चा हो सकती है या जा सकता है। ये मैं शुरुआती अपने अनुभव बता रहा हूँ। तो उनका सबसे पहला जवाब तो ये आया कि हाँ, आप बहुत अच्छी कविताएँ लिखते हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य का पन्ना ही नहीं रहा, या आधा हो गया है, या 1/4 हो गया है। तो हम करें तो क्या करें? हम मजबूर हैं। या तो कुछ चीज़ें डिजिटल पे शिफ्ट हो गई हैं। अखबारों में आप देखेंगे तो वो पन्ने का स्पेस घटता चला गया, बिल्कुल ही छोटा हो गया है, बिल्कुल ही नहीं है। तो ये तो हाल है साहित्यिक पत्रकारिता का, जहाँ से आप समझना चाहेंगे। ये इसकी वानगी भर है, मैं तो बस एक छोटा-सा एक मतलब आपका अपना अनुभव ये शेयर कर रहा हूँ। तो साहित्य को बहुत ही, मतलब बिल्कुल एक, जैसे कि समाज में कोई चीज़ है तो है, उतना ही भर फ़िलहाल जगह है। पत्रिकाओं का हाल फिर भी ठीक-ठाक है। बहुत सारी पत्रिकाएँ नई भी निकल रही हैं, पहले से भी स्थापित पत्रिकाएँ हैं। लेकिन वहाँ भी एंट्री का रास्ता इतना आसान नहीं है। जो नए लोग हैं, या जो भी हमारी तरह के जो लोग हैं, जो किसी खेमे में या किसी गिरोह में बहुत ज़्यादा उठते-बैठते नहीं हैं, या शाम की चाय अपने घर में पीते हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं है। मैं बार-बार बहुत ही मतलब ये थोड़ा-सा कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ भी फ़ोन करो, जहाँ भी बताओ, वहाँ बहुत मुश्किल से बताना पड़ता है कि हाँ, मैं पिछले 17-18 सालों से कविताएँ लिख रहा हूँ और आपके यहाँ कविताएँ भेजना चाहता हूँ। तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से अपनी पहचान, इसीलिए इसीलिए ये मैं, मेरा जो सारा ये लक्ष्य रहा है कि अपने दोस्तों के ज़रिए, जो लोग नॉन पोएटिक रहे हैं या अलग-अलग फ़ील्ड्स में हैं, ये कविताएँ उनको भी अपील करें और कविताएँ सब जगह पहुँचे। इसीलिए शीर्षक को इस तरह का रखने का थोड़ा-सा एक मेरा मकसद ये भी था कि कविताएँ आप पढ़ें तो स्तरीय पढ़ें, लेकिन ऐसा हो जो आपको अपील भी करे। तो मैं साहित्यिक पत्रकारिता को अब लोगों तक बाँटता हूँ, क्योंकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स इतने आ गए हैं। जैसे सिटिज़न जर्नलिज़्म है, वैसा ही एक तरह से सिटिज़न आप कह सकते हैं कि लिटरेरी जर्नलिज़्म भी आ गया है, जहाँ पे हर आदमी अपनी कविता का पाठ कर सकता है।
है, फेसबुक पे पोस्ट कर सकता है, ट्विटर पे या इंस्टा पे एक फोटो के साथ 4-4 लाइन की शायरी लिख सकता है। लेकिन आपने अखबारों का जिक्र किया, पत्र पत्रिकाओं का जिक्र किया। ये सच है कि हाँ, कम से कम आज वहाँ थोड़ा बहुत तो स जो नए उभरते हुए साहित्यकार हैं, उनकी हुँ, पुस्तक की समीक्षा या इस तरह से थोड़ा सा स्पेस मिलता है। आप मुख्य धारा की टीवी मीडिया के बारे में क्या राय रखते हैं? आप तो खुद लंबे समय तक बहुत से टीवी चैनलों में आपने काम किया है। वहां हुँ। पर आप जो साहित्यिक पत्रकारिता है, ये आपको ऐसा लगता हो कि वो फिल्म का रिव्यू जरूर बता देंगे, या ऐसा एक प्रोग्राम कम चाहे वीक में एक बार ही हो जो बॉलीवुड पर बेस्ड होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि टीवी पत्रकारिता के शुरुआती दौर 1990 के दशक से लेके आज तक टीवी पत्रकारिता ने साहित्यकारों को क्या दिया है, या उन्होंने साहित्य से जुड़ी सामग्री का कितना प्रसारण किया है? इस पर आप क्या राय रखते हैं? तो मैं कह रहा था कि टीवी पे तो जब हमने काम भी किया, वहाँ तो जैसे अखबारों में तो कम से कम इतना सम्मान है या इतना एक मर्यादा है कि एक भूल सुधार या कोई गलती हो गई तो कोरिजेंडम भी छापते हैं। टीवी पे जी। तो आस-पास कुछ चैनलों पे ऐसा आता है, जिनको जो बहुत सारी ओजपूर्ण चीज़ें सुनाते हैं, तो इतना ही जगह है, बाकी तो बहुत गंभीर साहित्य को तो बहुत ज़्यादा जगह तो टीवी पे ना पहले थी ना अब है। जी, अब हम चाहेंगे कि कार्यक्रम के आखिर में आप अपनी इसी जो आपकी पहली कविता संग्रह है, उसी से जुड़ी हुई आप कोई भी कुछ चंद लाइनें हमारे दर्शकों के लिए सुनाइए। ये पुरानी कविता सुनाता हूँ। ये प्रेम त्रिकोणों का शहर है। यहाँ दिल्ली पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, प्यार ढूँढना हो तो कहीं और जाएँ। जब तुम्हारे होठ छुआ तो मालूम हुए, ये प्रेम त्रिकोणों का शहर है और उदास रोशनी का, जहाँ दाईं और बाईं ओर सिर्फ लड़ाइयाँ हैं और बीच में है फ्लाईओवर। हम अपनी रीढ़ तले सख्त ज़मीन रखकर सोते हैं और आप मेरी कविताओं में रुई ढूँढते हैं। इतनी खुशफ़हमी कहाँ से खरीद कर लाए हैं? आप कह सकते हैं शर्तिया, मैं किसी ऐसी बीमारी से मरूँगा, जिसमें सीधी रीढ़ लाइलाज हो जाती है। किसी और क्या कविता की बात! एक पंक्ति पढ़ता हूँ। जी। नई प्रेमिका के लिए मेरी बेटी के उसको समर्पित है। तो मैं ये इसका एक बंद पढ़ता हूँ के लिए कि सन की सबसे मुलायम तस्वीर मेरे हाथ में है। 22 प्रेमिकाओं का आकर्षण है उसमें, कोई आग्रह नहीं फिर भी। करवट बदलने का इंतज़ार करता हूँ। वो सांसों के तकिए पर आसमां से बतियाती है। एक निर्दोष हँसी हँसती है मुझ पर कि उसे दे पाया नरक से ही दुनिया। अपनी पवित्र अंगुलियों से कोई रेखा चित्र बनाती है हवाओं में। शायद काट रही है दुनिया का घिसा-पिटा नक्शा, रच रही है अपनी अलग दुनिया, जिसे पढ़ने के लिए बरस-बरस नहीं होगी साधना, बरसों बरस डूबना होगा प्रेम में। शुक्रिया। क्या बात है! बहुत सही, बहुत बेहतरीन, बिल्कुल दिल को छू जाने वाली ये सब आपकी कविताएँ हैं, आपका पहला काव्य संग्रह है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पाठकों को ये बेहद ही पसंद आएगी। और मैं अपने सभी पाठकों से अनुरोध करता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं जिनको साहित्य में रुचि है और गंभीर और अच्छा साहित्य पढ़ना चाहते हैं, वो ज़रूर निखिल आनंद गिरी जी की इस काव्य रचना को पढ़ें, पुस्तक खरीदें। ऑनलाइन भी इसका अवेलेबल है, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपना जो है इस विचार हमारे इस कार्यक्रम में रखने के लिए। अगले सप्ताह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए हमारे साथ। आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज़। नमस्कार।